नमस्कार बच्चों, इस लेक्चर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और एसआई मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का व्याख्या हम देख रहे हैं। आप उत्तर का मिलान कर लीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और इसको डिलीवर करने का रीजन है, इसको आप तक पहुंचाने का जो रीजन है वो ये है कि आप इससे जो प्रश्न आते हैं ना पीएससी या फिर व्यापम में, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं वन बाई वन सारे प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहां पर दिख रहा है, जो क्वेश्चन आप देख सकते हो यहां पर कि कौन सा मानव अंग जो है ये बाइल नामक तरल पदार्थ का स्त्रावण करता है। ठीक है, तो उसका नाम है आपका जिगर या फिर यकृत। देखो, बाइल नामक जो तरल पदार्थ है इसका निर्माण यकृत में होता है और इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। अगर अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, मान लो कि भंडारण कहां होता है पित्ताशय में, और निर्माण कहां पर होता है, यकृत में। देखो, वृक्क को कहते हैं हम लोग छन्ना कहते हैं, फिल्टर कहते हैं, यहीं पर मूत्र निर्माण का जो कार्य भी होता है। और तीसरा जो है अग्नाशय से जो एक एंजाइम निकलता है वो उसका नाम क्या है, लाइपेज। तो अग्नाशय से क्या निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, जो सबको अपना रक्त दे सकता है। डोनर मतलब डोनेट करना। तो ध्यान रखिए वो है ओ नेगेटिव। इसका भी अपना रीजन है। रीजन ये है कि ये इसको यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटीजन निर्माण नहीं करता है। क्या नहीं बनाता है, एंटीजन। तो इसका कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और ए बी, ध्यान रखना, ए बी पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो अभी बोला है यूनिवर्सल डोनर पूछा है, हो सकता है अगली बार यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछ ले। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल इसको भी देख लीजिए कि ए बी पॉजिटिव को इसमें कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, उसी को यहां पर रिसीवर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण है उस प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें हमारे पास एक तरह से पर्णहरिम जिसे कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे कहते हैं हरित लवक कहते हैं। तो उस हरित लवक के तौर पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, ध्यान रखना, क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाला वर्णक है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम, या इसे कहते हैं हम लोग हरित लवक कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास पिगमेंट है, ये पिगमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हमको क्या मिलता है, इसमें मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है हमको यहाँ पर, मैग्नीशियम। ठीक है, राइट। हम चीजों को थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे, आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना, स्पीड को आप देख के चलेंगे। तो क्लोरोफिल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कंटेंट क्या होता है, उसमें पिगमेंट क्या है, मेटल क्या है, वो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न रिएक्टर स्केल पर है। भूकंप से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि रिएक्टर स्केल क्या करता है, ये भूकंप को नापता है, भूकंप की तीव्रता को नापता है। ठीक है, कि ये भूकंप की तीव्रता को नापने काम करता है, भूकंप की तीव्रता को नापने काम करता है रिएक्टर स्केल। और रिचर स्केल या रिएक्टर स्केल, ध्यान रखना, इसमें इपी सेंटर, जहां से देखो पृथ्वी की सतह में जहां सबसे पहले भूकंप उठता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इपी सेंटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इपी सेंटर क्या होता है, कि भूकंप जहां से उठता है, जहां उसका केंद्र होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इपी सेंटर। और ध्यान रखना, इस स्केल का जो मापक है वो 1 से लेकर के 10 तक जाता है। 5 तक तो मान लो इसकी तीव्रता को हम लोग ज्यादा, है ना, सीरियसनेस पे नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, जब ये 5 से ऊपर जाता है तब जाकर के ये अति घातक हो जाता है। और ऐसे जो संवहनी तरंगे हैं, भूकंप जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उत्पन्न होने वाले सारे के सारे ये, है ना, क्वेक है, अर्थक्वेक है, ध्यान रखना। तो भूकंप जैसे मान लो कभी कहा जाए तो एक देश है, उसका नाम है जापान है, जापान को कहा जाता है भूकंप का देश कहा जाता है। जापान को क्या बोलते हैं हम लोग, भूकंप का देश कहते हैं, याद रखना। और साथ ही साथ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को हम लोग ज्वालामुखी का देश कहते हैं। ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, सुनामी हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो यहीं पर ध्यान रखना है आपको कि रिएक्टर स्केल यहाँ पे इस तरह से काम आएगा हमारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन कहता है हमारे पास, उस प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, जो 5 हमारे पास है, एक चीज और ध्यान रखना कि हमारा भूकंप का जो अध्ययन है, इस अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सिस्मोलॉजी कहते हैं। देखो, इसको बनाया गया है एकदम अकॉर्डिंग टू एग्जाम ही बनाया गया, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं।
बाकी हम व्यापम के प्रश्नों के हिसाब से बिल्कुल चलेंगे, है ना, जैसे उसका आंसर आता है उसके हिसाब से। फिर देखो लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी नापने की इकाई है, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, खगोलीय दूरी नापने की इकाई है क्या, प्रकाश वर्ष। और देखो ये इसमें दिया हुआ है, समय नापते हैं तो गलत है, प्रकाश नापते हैं बिल्कुल गलत है, दूरी नापी जाती है, खगोलीय दूरी नापी जाती है किससे, प्रकाश वर्ष से। और इसी प्रकाश वर्ष का मात्रा देखो 9.46 × 10⁻15 मीटर में है। आप चाहो तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर पड़ता है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए बिल्कुल कन्वर्ट करके। तो फिलहाल ये मात्रक मीटर में है और पार्शिक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्शिक जो है ये दूरी का क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रोग हमको मिलता है स्कर्वी। क्या मिलता है, स्कर्वी। 10वीं किताबों में 11वीं किताबों में आपको एकदम जनरल चीजें मिलेंगी, इवन 6-7 एनसीईआरटी में मिलती है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन हमारे बॉडी के कंपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन ए से लेके बी से लेके सी डी ई ऐसा बहुत सारा होता है। तो यहाँ विटामिन जो दिए हुए हैं उसके संबंध में और चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ताकि अगली बार जब प्रश्न इससे संबंधित आए विटामिन से, तो आप इसको सॉल्व कर पाए। स्कर्वी रोग, स्कर्वी सी विटामिन सी से होने वाला जो रोग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स होता है खट्टा, जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ होता है जैसे कि आंवला, विटामिन सी का सबसे इंपॉर्टेंट या सर्वाधिक रिच सोर्स आंवला है ना, ये विटामिन सी का सर्वाधिक रिच सोर्स कहलाता है। नींबू है, आंवला है, इमली है, ये सारी खट्टी चीजें विटामिन सी के अंतर्गत आती हैं। देखो कुछ चीजें और यहां पर दी गई हैं। देखो विटामिन सी मतलब क्या, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं इसको, स्कर्वी। फिर है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी6 से होता है एनीमिया, रक्ताल्पता से कहते हैं, ब्लड में कमी। विटामिन बी12 से होता है डिप्रेशन, अल्सर, मुंह में जैसे छाला वगैरह हो जाना, विटामिन बी12। इसलिए आजकल देखो डिप्रेशन में बहुत का दौर रहता है, इस डिप्रेशन से बचने के लिए अक्सर आपको विटामिन की गोलियां प्रेफर की जाती हैं, विटामिन टैबलेट जो दी जाती है, ताकि आप इस सभी समस्याओं से दूर रहें। डिप्रेशन है, अल्सर है, मुंह के छाले वगैरह है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आता है। और विटामिन डी लगे हाथ पड़ते हैं यहाँ पर, रिकेट्स जो है यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होता है। तो रिकेट्स मतलब कहीं ना कहीं हड्डियों में जो कमजोरी आती है, ठीक है, बोन में अगर मान लो वीकनेस है, बोन स्ट्रेंथ कम हो जाता है, विटामिन डी का वो फैक्टर बनता है, उसकी कमी की वजह से होता है। तो जिसकी कमी होती है, जिसकी डिफिशियंसी होती है, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। ये हमारे पास हो गया 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां देखो बहुत चर्चित और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विद्युत बल्ब की बात कर रहे हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। कई बार पूछा गया प्रश्न है, टंगस्टन से बनता है। किससे बनता है, टंगस्टन से। देखो आपने गलतियां कहां कहां की है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल चीजें हैं, उन जनरल चीजों का अगर आपने मिस्टेक किया तो ये ठीक बात नहीं है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं यहां पर विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है ना। जो विलेय है, विलयन मतलब जो बनता है फाइनली, ठीक है। एक मान लो बीकर है, बीकर में यहां पे पानी है, पानी के साथ साथ देखो पानी, ये क्या होगा, ये विलेय होगा, विलेय नहीं बोलेंगे इसको, विलेय जिसको हम मिलाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय। और जिसमें मिलता है उसे कहते हैं विलायक, और मिल के बनता है विलयन। क्या बनता है ये, विलयन। तो विलेय जब विलायक में मिलता है, विलेय जब विलायक में मिलेगा, विलेय प्लस विलायक, ये दोनों के दोनों जब मिलेंगे तब बनता है विलयन बनता है। क्या बनता है ये, विलयन। तो इसी विलयन को देखो कैसे अलग कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ये प्रोसीजर होता है वाष्पीकरण का, ठीक है। वेपराइजेशन से हम इसको, विलेय को विलयन से अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण से। देखो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, कई बार चर्चा भी हुआ है कि सॉलिड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप ही क्या बोलाता है आपका, सूखा बर्फ कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है। क्लियर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो 10 में यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको डायनामाइट से संबंधित। तो डायनामाइट की जब बात हो ही रही है तो देखिए डायनामाइट में क्या क्या चीज हमको जानना है, ठीक। आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड बी नोबेल का, अब उनके नाम से नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो नोबेल ने अपने लाइफ में एक खतरनाक आविष्कार किया, वो था डायनामाइट का। किसका था वो, डायनामाइट का। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया अगर पूछेंगे तो बता देंगे उनका नाम है अल्फ्रेड बी नोबेल।
क्या नाम उनका, अल्फ्रेड बी नोबेल ने क्या खोज किया है, डायनामाइट। और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इनको राशियां मिली और संपन्न परिवार से थे ही। तो इन्होंने क्या किया, एक फंड बना दिया। उसी फंड से बोला कि इस फंड की टोटल अमाउंट जो है, उस अमाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट से हम पुरस्कार देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर पूछा जाए कि जब नोबेल की बात हो ही रही है तो नोबेल प्राइज की बात करेंगे, तो नोबेल प्राइज दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, यह दिया जाता है आपका रसायन के क्षेत्र में, यह दिया जाता है आपका भौतिकी के क्षेत्र में, यह दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, यह दिया जाता है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और यह दिया जाता है आपका शांति के क्षेत्र में। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल बाद में दिया जाना चालू किया गया है 1968 के बाद। ठीक है, जबकि इसकी शुरुआत हो चुकी है 1901 से। 1901 से नोबेल प्राइज स्टार्ट हो चुके हैं। देखो यहां पर एक नाम लिखा हुआ है मैडम क्यूरी। अब न्यूटन को आप जानते ही हैं, ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया ही है, और आइंस्टाइन ने जो है सूर्य के परिक्रमा का सिद्धांत इसने दिया है। तो न्यूटन, ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल के जिन्होंने जो नियम दिए हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ते हैं 10th में 8th में या पहले साइंस बुक में। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड बी नोबेल ने किया है। मैडम क्यूरी को 2 बार विभिन्न क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव की खोज के लिए जानी जाती है। रेडियो धर्मी किरणों की खोज के लिए क्या नाम है, मैडम क्यूरी को जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में उनको 2 बार क्या मिल चुका है, नोबेल मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहां पर। जैसे यहां पर दिखाई पड़ रहा है एक तरह से मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में जो हमको दिखाई पड़ रहा है जस्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक, स्टील, है ना, हाई स्पीड स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। यहां पर दिखाई पड़ रहा सीसा, अपने आप में ये एलिमेंट है, तत्व है। एल्यूमिनियम अपने आप में एलिमेंट है। ठीक है, स्टील जो है कॉम्पोजिशन है किसका किसका, तो आयरन का, क्रोमियम का, और किसका होता है, कार्बन का। मिश्र धातु ये क्या, ये मिश्र धातु। तो इस प्रकार से आंसर जिंक नहीं होगा, है ना, लेड, सीसा नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री से संबंधित है। तो यहां है निम्न में से श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरिश मूल की महिला थी, आयरलैंड की महिला थी, आयरिश मूल की महिला थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। ये भारत में आती हैं, और ये भारत में आने के बाद इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है 1875 में। ठीक है, तो ये नाम आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की है। जिन्होंने की है, एनी बेसेंट ने की है। देखो ध्यान रखना, एनी बेसेंट जो है ये भारत में आती है, और ये इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, है ना, तो पूछा गया इसमें समाचार पत्र का नाम क्या है, तो बिल्कुल नाम यहां पर न्यू इंडिया है। क्या नाम है, न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया तो इनका ही है, और साथ में याद रखना कॉमनवेल्थ भी इनका ही पत्रिका है, न्यू इंडिया। और दूसरा क्या होता है, कॉमनवेल्थ, जबकि ये है नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पत्रिका का नाम क्या है, यंग इंडिया। तो देखो 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया नामक पत्रिका दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित की गई। इसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना कि कैसे इंडिया में हम जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद को हम प्रेरित कर सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमको मिलता है हड़प्पा संबंधित है। हड़प्पा संबंधित जो क्वेश्चन हमको यहां पर मिल रहा है, देखो हड़प्पा सभ्यता काल के किस स्थान पर धान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो चूंकि ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहां पर जो हमको प्रमाण दिखाई पड़ेंगे वो आपको दिखाई पड़ते हैं। देखो लोथल, क्या दिखाई पड़ता है, लोथल जो है ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, राखीगढ़ी पड़ता है ये अपने को हरियाणा में। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, का सबसे बड़ा शहर यही है राखीगढ़ी। ठीक है, और बचा लोथल। तो लोथल याद रखना, लोथल पड़ता है गुजरात में। एक नदी है उसका नाम है भोगवा नदी। क्या नाम उसका, भोगवा नदी के किनारे पर एक शहर कौन सा है, लोथल। यहीं से मिला आपका डॉक यार्ड। क्या मिलता है, डॉक यार्ड मिलता है, गोदीबाड़ा मिलता है, धान, और साथ साथ धान ही नहीं, उसके साथ साथ बाजरा, बारले की खेती, बारले के साक्ष्य भी अपने यहां से मिलेंगे। अब आते हैं, अगला प्रश्न हमको यहां पर मिल रहा है, वो प्रश्न है आपका बौद्ध धर्म के अनुसरण से संबंधित है। देखो बौद्ध धर्म में नाम आता है गौतम बुद्ध का। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार अस्ते का अर्थ क्या होता है। तो देखो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 10 सील का वर्णन किया गया है। ठीक है, और वैसे ही जैन धर्म के अंतर्गत
वर्णन किया गया है, पंच अणुव्रत का उल्लेख किया गया है। इनके 10 सील में एक सील है ना, अगर मान लो अनुशासन की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, वो सभी के सभी सील में वर्णित हैं। उसमें एक सील है अस्तेय। जबकि जैन के अंतर्गत जो पंच अणुव्रत है, जिसमें कि बात किया गया है सत्य का, ठीक, इसे बात किया गया है अहिंसा का, इसे बात किया गया है अस्तेय का, और इसमें बात किया गया अपरिग्रह का, और लास्ट इसमें बात किया है ब्रह्मचर्य का। ठीक है, तो ये तो 5 है, पंच अणुव्रत है जैन धर्म के अंतर्गत। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने इसको प्रपोज किया, प्रतिपादित किया, महावीर स्वामी। जबकि यहां पर गौतम बुद्ध ने अस्तेय भी शामिल किया 10 सील में, और इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। क्या बोलते हैं इसको? चोरी ना करना। तो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और है ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के अंदर पंच अणुव्रत है। जबकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत 10 सील का सिद्धांत दिया गया। मान लो अगली बार 10 सील पूछा जाए कि सील की संकल्पना, सील जो थ्योरी है ये किसका है, तो जैन का है कि बौद्ध का है? अक्सर करके यही में आप कंफ्यूज होंगे, तो बताइएगा किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। इसका अर्थ क्या होता है? चोरी ना करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 की हम बात कर रहे हैं यहां पर। देखो, गुप्तकालीन साहित्य के अनुसार शिल्पकार को क्या कहा जाता है? तो इस साहित्य के अंतर्गत भाई देखो, हमारे पूरे इतिहास में सबसे, अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में जो गोल्डन एज है, जिसे कहते हैं स्वर्णिम युग कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल एज बोलते हैं, क्लासिकल एज कहते हैं, कैलकोलिथिक एज भी बोलते हैं इसमें, है ना। तो ये स्वर्णिम युग है, क्लासिकल एज है, ठीक है, या पेरिक्लीन, है ना, इसको कैलकुलेट नहीं बोलता हूं, पेरिक्लीन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस गुप्त काल में सभी डायमेंशन में डेवलपमेंट हुआ था। मतलब किसी भी युग को, किसी भी एम्पायर को स्वर्णिम युग इसलिए कहते हैं जब उस कार्यकाल के अंतर्गत सारा डेवलपमेंट हो जाए। मतलब ये मान के चलिए कि उसी डेवलपमेंट में आप जो है कहीं ना कहीं चीजों को देखते हैं, सब डेवलपमेंट होता है। मतलब युद्ध भी हो जाते हैं, युद्ध की बात करेंगे वो भी हो जाएगा, उसमें साहित्य का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, उसमें चित्रकला का भी डेवलप हो जाएगा, उसमें मूर्ति कला का डेवलप हो जाएगा। तो ऐसी सभी कलाएं जब विकसित होती है किसी भी युग में, तो उसे कहते हैं स्वर्ण युग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो गया। देखो क्या कहते थे, तो देखते हैं हमारा जो मुद्दा है, शिल्पकार को क्या कहा जाता था। तो शिल्पकार को हम लोग क्या बोलते थे? अगर वो देखा जाए तो शिल्पकार को हम लोग क्या बोलते थे? देखो, ये कहते थे हम लोग कुलीक कहते थे। क्या बोलते थे इसको? कुलीक। बाकी देखो, कुलीक गुप्तकालीन साहित्य में शिल्पकार को कहा गया है। दास वर्ग को कहते थे, शार्थवाह व्यापारिक समूह को कहते थे, और कर्मकार को बोलते थे मजदूर वर्ग को बोला जाता था, काम करने वाला। इतिहास से संबंधित प्रश्न, ऋग्वेद के विवरण में क्षेत्र मतलब होता है खेत का, ये क्षेत्र का ही अपभ्रंश, ये बाद में क्या बन गया? आपका खेत बन गया। तो ऐसा क्षेत्रपति मतलब क्या है? खेत का मालिक कहलाता था। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रपति से तात्पर्य खेत का क्या है? मालिक से है। फिर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा यहां पर, जो है क्रांतिकारी संगठन संबंधित है। तो क्रांतिकारी संगठन के अंतर्गत जो है, जब हमारे भारत में क्रांतिकारी चरण, हमारे भारत में जो क्रांतिकारी चरण होता है, उस क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इंडिया में क्रांतिकारी चरण में 1924 एंड 1925, इस दौरान 1924 में, 1926 में और 1928 में जब दौर था चंद्रशेखर आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ फेंकने के लिए काम किया। तो यहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1924 में, और यह भी जाता है चंद्रशेखर आजाद को क्रेडिट। मतलब इसके संगठक हैं, जो संगठन करता है, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। 26 में नवयुवक के तौर पे आते हैं सरदार, उनका नाम भगत सिंह। 1926 में इन्होंने भारत नौजवान सभा का गठन किया,
और 1928 में यही चंद्रशेखर आजाद के बाद ये नौजवान सभा तो बना है, लेकिन बाद में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये नाम बदल गया और अभी भी इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। मतलब ये द्वितीय चरण था क्रांतिकारी दौर का। इतिहास में आप 2 चरण पढ़ते हैं। प्रथम चरण जो 1867 के आसपास होगा, महाराष्ट्र क्षेत्र में होगा, बंगाल क्षेत्र में। वैसे ही दूसरा स्टेज चालू होता है इस 1924 के आसपास। तो HRA है यहां पर देखिए 1924, HSRA है 1928 और 1926 में भगत सिंह के नेतृत्व में भारतीय नौजवान सभा का स्थापना हुआ है। फिर हम चलेंगे आगे तो हमको मिलेगा एक कॉलेज, उसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या बोलते हैं इसको? फोर्ट विलियम। इसको आसान से देखते रहिएगा आराम से कंटिन्यू फॉर्म में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये प्रशासक को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। जो प्रशासक हुआ करते थे ना, उन सही प्रशासकों को ट्रेनिंग देने के लिए ही, ट्रेनिंग की सुविधा के लिए एक कॉलेज बनाया गया। ठीक है, इसको एक तरह से स्टाफ कॉलेज था। और वो स्टाफ कॉलेज जो है कौन बनवाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। देखो 2-3 तो थे ही अंग्रेज अधिकारी जिनके नाम से उस समय काफी परिवर्तन, काफी बदलाव हुआ। तो उनमें से एक नाम था वेलेस्ली। ये वही वेलेस्ली जिसने क्या की थी? सहायक संधि की थी। क्या थी इसने? सहायक संधि। किसने की थी बताएंगे? किसने की थी? वेलेस्ली ने कराई थी, है ना। सहायक संधि आप पढ़िएगा कभी हिस्ट्री में। 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कोलकाता में। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कहां पर स्थापित किया गया? तो कहां पर स्थापित किया? कोलकाता में। किसने किया? तो वेलेस्ली ने। अब अगली बार मान लो पूछ लेगा कि वेलेस्ली ने या सहायक संधि चालू करने वाले, है ना, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो बताएंगे उसका नाम था वेलेस्ली। क्या नाम था? वेलेस्ली। अगला प्रश्न देखो, तो इसके अंतर्गत हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं यहां पर। हमारे इंडिया में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ये कब स्थापित हुआ और किसने स्थापित किया? तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ था 1847 में, है ना। कब हुआ था? 1847। तो 1847 में हमने जो स्थापित किया है कॉलेज, वो कॉलेज है यहां पर, उसको कहते हैं हम लोग अभियांत्रिकी कॉलेज। भारत का पहला ये पड़ता है अपने को रुड़की में। कहां पड़े अपने को? रुड़की। ये पड़ता है वर्तमान में उत्तराखंड। पहले तो यूपी में था, अब उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसी रुड़की में मिलेगा आपको बिल्डिंग रिसर्च सेंटर या इंडियन बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी है आप उसको सेंटर वाइज देखिए। बिल्डिंग रिसर्च से संबंधित जो भी काम होता है ना इंडिया में कहीं पर, इसके लेके अगर शोध होता होगा तो शोध यहीं पर होता है। कहां पड़ता है आपका? रुड़की, जो उत्तराखंड में पड़ता है। और इसे ही भारत का पहला अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहते हैं। और ये डलहौजी के समय पर इसको स्थापित किया गया। और डलहौजी के समय पर एक नीति चलती है, उसका नाम पड़ता है हड़प नीति। बहुत परिवर्तन होता है। देखो, इसने बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए। 1954 के समय पर ट्रेन चली, है ना, साथ में कॉलेज खुला और ऐसे बहुत सारे एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं मिलिट्री को लेकर के। तो ये इसकी खास बात थी डलहौजी के समय पर। और इसकी सबसे चर्चित जो नीति थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद प्रथा निषेध नीति, है ना, उसे कहते हैं हड़प नीति कहते हैं। तो याद रखना है यहां पर। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? चलो अब चलते हैं यहां पर। जो अगला हमको मिलेगा वो रहेगा यहां पर एक शानदार इवेंट है, उसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। देखो, हमारे इंडिया में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन की हम बात करें तो यहां पर गोलमेज सम्मेलन होता है पहला 1930 में, ऐसे याद करो, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। जब पहला गोलमेज सम्मेलन था तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाने के लिए बुलाया कि गांधी शायद आ जाए। गांधी उस समय क्या थोड़े से हाईलाइटेड थे, उन्होंने सारी जनता को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में फंसा लिया था, है ना। और उन्होंने ये बता दिया था कि भैया मैं जो आंदोलन चालू कर रहा हूं वो वाकई में राष्ट्रहित में और था भी। उन्होंने अहिंसा के दृष्टिकोण से बहुत शानदार काम किया और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलाए जो यूनिक थे, जिसको वर्ल्ड वाइड आप लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। क्लियर? तो 1930 में जब उनके इवेंट को देख के जब सरकार घबराई, तो घबराने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि एक इनविटेशन कॉल भेजा कि भाई क्यों ना हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, गोलमेज सम्मेलन करते हैं। तो पहला 1930 में होता तो जरूर है, लेकिन हाँ उसमें गांधी नहीं जाते हैं। तो उनको कन्विंस करने के लिए जो है एक समझौता कराया जाता है। जो उस समय के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन।
और महात्मा गांधी, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है गांधी इरविन पैक्ट। और चूंकि ये दिल्ली में होता है इस कारण से हम बोलते हैं दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। देखो कई सारे पैक्ट हैं, जैसे एक दिल्ली पैक्ट है, दूसरा पूना पैक्ट है ना, पूना पैक्ट हम पढ़ते हैं। तो पूना पैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होगा। फिलहाल हमको मतलब है नहीं उससे, हमारा जो मोटिव है क्वेश्चन का वो है गांधी इरविन समझौता कब होगा। तो ध्यान रखिएगा ये होगा 5 मार्च 1931, बाई डेट पूछने लगा है, इसलिए आप लेयर वाइज पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन रेयरली बनेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें डेट 1931 यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया है, यहां सब जगह पर आपको मंथ के साथ डेट भी याद रखना पड़ेगा। एंड डेट इज ईयर 5 मार्च 1931। फिर चलते अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा कि भारत के लिए स्वयं का संविधान निर्माण होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली सरकार आती है। क्लीमेंट एटली सरकार आने के बाद जो है यहां पर भेजा गया कैबिनेट मिशन, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब आता है भारत में तो कब कब आया है, ये आया है मार्च 1946 और इसमें 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और तीसरे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग जो है इसमें मेंबर थे। तो एवी अलेक्जेंडर जो है, ठीक है, और सर पैथिक लॉरेंस और यहां पर क्या है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर रहेंगे। देखो साथ में और कुछ योजनाएं हैं जैसे कि बेवेल योजना, इसके बाद होता है शिमला समझौता। तो कई मान लो पूछे शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945। सी राजगोपालाचारी फार्मूला, इसे कहते हैं CR फार्मूला बोलते हैं, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, 10 जुलाई 1944। और तीसरा होता है यहां पे माउंटबेटन प्लान जो कि आता है 18 जुलाई 1947 को। ठीक, ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट, अगली बार हो सकता है प्रश्न यहां से पूछ ले। बेवेल प्लान 1945, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 10 जुलाई एंड 18 जुलाई 1947 को यहां पर क्या है माउंटबेटन प्लान। इसी के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि किस प्लान के माध्यम से इंडिया पाक का डिवीजन हुआ, उसका नाम क्या है आपका माउंटबेटन। अगला हमको मिलता है यहाँ पंच सिद्धांतिका की जो रचना आप देख पा रहे हो यहां पर, वो ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, वराहमिहिर। ध्यान रखना, वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक, उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर जो उनके मंडली में नवरत्न थे, उन नवरत्न में से एक थे, उनका नाम था वराहमिहिर। ठीक है, आर्यभट्ट ने तो खैर सूर्य की संकल्पना की है, ठीक है, सूर्य सिद्धांति का रचना इनकी है। साथ ही ब्रह्मगुप्त को हम कहते हैं ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया है। और तीसरे हमको मिलते हैं आपके वराहमिहिर, तो इन्होंने इस पंच सिद्धांतिका की रचना की है। आगे देखो, हमारे भारत के साथ जब होता है एकीकरण जूनागढ़ का, तो ध्यान रखना जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जहां पे जो राजा था, जो वहां का नवाब था, ठीक है, वो था बाम्बी वंश का था। ये जो नवाब था वो बाम्बी वंश का था। तो बाम्बी वंश के नवाब का नाम था, बाम्बी वंश का था, ठीक है, मोहम्मद खान तृतीय। और उसने क्या किया कि उधर सहमति जाहिर की मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं। लेकिन फिर जब वहां की जनता से पूछा गया, जनमत संग्रह कराया गया। चूंकि जूनागढ़ की बात है तो ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ किस माध्यम से भारत में शामिल हुआ है, तो बताएंगे जा से जूनागढ़, और जा से क्या होता है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह में मैंने पाकिस्तान की तरफ मिलने के पक्ष में केवल 91 उनको मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 91 मत प्राप्त होते हैं। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो 91 यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर चलें आगे हम लोग, यहां पर हमको मिलेगा आगे क्वेश्चन नंबर 24। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कौन से पंचवर्षीय योजना काल में भू अभिलेख को कंप्यूटराइज किया गया। तो भाई कंप्यूटरीकरण का दौर था, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना काल में यह कार्यक्रम हुआ है। तो यहां पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत कनाडा के सहयोग के लिए भारत ने, ठीक है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां पर स्थापित किया, कनाडा के सहयोग से होता है रावत भाटा में, और ये पड़ता है अपने को राजस्थान। कहां पड़ेगा अपने को, राजस्थान। देखो पोखरण क्या है, पोखरण में एटॉमिक टेस्टिंग हुआ है, परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण हमारे पास 2 ही बार हुआ है। परमाणु परीक्षण की हम बात करेंगे तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ है 1974, दूसरा कब हुआ है 1998। अच्छी बात यह है कि दोनों हुए हैं मई के महीने में। ये 1978 में जब हुआ तो कोई भी कोड नेम दिया जाता है जब भी कोई ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये ऑपरेशन के अंतर्गत जो है ये बुद्ध मुस्कुराए, ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन था, इसका नाम था बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है,
तो यहां पे इस ऑपरेशन का नाम क्या था? बुद्ध मुस्कुराए, और दूसरे वाले ऑपरेशन का नाम था शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। तो पहला बुद्ध मुस्कुराया था, दूसरा क्या था? शक्ति। और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, और इसकी स्थापना क्या हुई है? 1985 में। ये स्वदेशी संयंत्र है। कैसा है आपका? स्वदेशी एटॉमिक प्लांट है ये। फिर चले आगे, यहां पर देखो, अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना देश में कब चालू कराई गई? अगर ये पूछे, देखो हमारे भारत में पहली जनगणना, भारत में जो पहली जनगणना हुई है ये हुई है 1971 एंड 1972। कराने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मेयो। क्या नाम उनका? लॉर्ड मेयो। और अगर मान लो नियमित जनगणना की बात होती है, ये नाम होता है लॉर्ड रिपन। ठीक है, नियमित जनगणना ये 1881 में चालू होती है लॉर्ड रिपन के समय पर, जबकि पहली जनगणना किसने चालू करा दी है? लॉर्ड मेयो ने करा दी है। वैसा ही एक इवेंट है यहां पर गोवा। गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा, है ना, इसके द्वारा कब मुक्त कराया गया? तो भाई ध्यान रखना, ये 1961 की बात है। हमने उनके ऊपर सैन्य कार्यवाही करा करके, ठीक है, हमने उसको सैन्य कार्यवाही करा करके, देखो एक आंदोलन का नाम क्या है? गोवा मुक्ति आंदोलन। क्या बोलते हैं उसको? गोवा मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। और ये 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको इन्वेड किया उनके ऊपर, और पुर्तगालियों को यहां से जाना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन ही कहते हैं इसको, जिसके माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। यहां पर भारत पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से टूटकर, हमसे टूट के क्या बनता है? पाकिस्तान बनता है, और पाकिस्तान से टूटकर बनता है बांग्लादेश। पाकिस्तान से टूटकर क्या बनता है? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश ध्यान रखना, इनके समझौते के माध्यम से तहत एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बनता है। तो ध्यान रखिएगा, वो समझौता था शिमला समझौता। इंडिया पाक के शिमला समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होता है, और यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक है, 1971 में एग्जिस्टेंस में आता है बांग्लादेश। ठीक है, जिसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, है ना, जहां की भाषा बांग्ला थी। यह समझौता इंदिरा गांधी, उसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और उस समय पीएम थे पाकिस्तान के, उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, के बीच में यह समझौता होता है शिमला समझौता। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया शिमला समझौता। फिर चलते हैं आगे, हमको मिलेगा जो अगला। तो यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास इसरो से संबंधित। मतलब अगर आप देखेंगे इसरो को, तो इसरो के द्वारा जो डेवलप किया गया है इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन, जो कि पीएसएलवी यहां पर है, जीएसएलवी MK3, है ना, ये यहां पर ये जीएसएलवी MK3 इंजन आपको यहां पर मिलेगा। ये मिलेगा आपको GSLV MK3। ठीक है, इसको 2017 में डेवलप किया गया था, और 17 में डेवलप इस क्रायोजेनिक इंजन से हमने GSAT-17 लॉन्च किया था, और इसी MK3 से हमने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, और इसी चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए हमने जिस इंजन को डेवलप किया वही था GSLV MK3। याद रखना है ना। प्रश्न नंबर 30, तो यहां पे डी आंसर आएगा। किस स्थान में भूमिदान आंदोलन या भूमिदान प्रदान प्राप्त कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया? देखो, विनोबा भावे संबंधी एक आश्रम बता देता हूं, उसका नाम है पवनार आश्रम। क्या है उसका? पवनार आश्रम, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। लेकिन इन्होंने इस आश्रम को स्थापित तो कर दिया अपने नाम से, परंतु इसमें यह है कि जब इसको ये कार्यक्रम शुरुआत कहां से हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना स्टेट में, पहले पड़ता था आंध्र प्रदेश में, अभी पड़ता है तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट के पोचमपल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से 18 अप्रैल 1951, डेट भी याद कर लो, अगली बार डेट आ जाएगा, को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। देखो, भूदान मतलब जमीन को दान करना। जब आपको जमीन ज्यादा है, और ऐसी भारत में भूमि का संतुलन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, माने असंतुलित है,
उसको बैलेंस करने के लिए आंदोलन चलाया गया, भूदान आंदोलन। ठीक है, ये बात हुई। फिर चलें, अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा। वो प्रश्न क्या है? वो क्वेश्चन है, गुजरात में एक क्रांति जो हमारे इंडिया में चलाई गई 1917 के दशक में, 70 के दशक में, वो कहलाता है हमारे पास श्वेत क्रांति। क्या कहलाता है वो? श्वेत क्रांति। तो देखिए, हमारे इंडिया में एक शहर है, उसका नाम है आणंद। और आणंद में जो कंपनी है, वो कंपनी जो हमारे पास आणंद में जो कंपनी है, उसका नाम है अमूल। आज कहते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल यही शुरुआत हुआ है आनंद से। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, देखो विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम माना जाता है जो श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति बोले तो ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन के लिए काफी फेमस रही है, और किसानों की आय को डेवलप करने के लिए हमने इस क्रांति को बहुत बखूबी तरीके से अपनाया था। इसके जो जन्मदाता है उनका नाम है वर्गीज कुरियन, और वर्गीज कुरियन के सहयोग से, उनके इनोवेशन से ही, उनके नवाचार से ही ये काम संभव हो पाया है अमूल इंडिया का। तो हमने देखा यहां पर दुग्ध उत्पादक सहकारी सेवा समिति आनंद, इसलिए आंसर यहां पर क्या आएगा? आनंद। ठीक है, 1946 में इसको स्थापित किया गया था। फिर चलते हैं, अगला सीजी संबंधित प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ये किस स्थिति में कहां लाया गया? हालांकि इसका आंसर ये है, राज्यसभा है, कि राज्यसभा में इसको हम लेकर के आए हैं। 9 अगस्त 1920 को निम्नलिखित में के द्वारा पारित किया गया, ये पूछ रहा है, पारित पूछ रहा है, तो यहां पर प्रस्तुत भी दिया गया है और पारित भी दिया गया है। अगर प्रस्तुत की बात करें, लोकसभा में ये 25 जुलाई को आता है, और यहां से पारित कब होता है? 31 जुलाई को। राज्यसभा में आता है, कब आता है? 3 अगस्त को प्रस्तुत करते हैं, और पारित होता है कब होता है? 9 अगस्त को होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर क्या मिलेगा अपने को? राज्यसभा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। देखो, एक शानदार मिशन हमारे पास जो इंडिया में हाल फिलहाल में चर्चा में है भी, क्योंकि हमारा स्पेस वॉर, स्पेस के क्षेत्र में इंडिया तो परचम लहरा ही रहा है, इसरो हमारी काम कर ही रही है। तो इसरो की स्थापना बता देता हूं यहां पर 15 अगस्त 1969 को, और इसके जो वर्तमान चेयर है उनका नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। ठीक है, तो इन्होंने 2013 में एक मिशन भेजा, उसका नाम है मंगलयान, और मंगलयान भेजने वाला ये हमारा भारत जो है, ये चौथा देश है। कौन सा देश है? चौथा देश है। रशिया है, अमेरिका है, उसके बाद एक और देश है, फिर हमारा चौथा स्थान है इंडिया का, जिसने MOM मार्स ऑर्बिट मिशन भेजा है, और जिस यान से भेजा है उसका नाम क्या है वो भी याद कर लो, अगली बार क्वेश्चन में आ सकता है। PSLV-C25। क्या बोला मैं? PSLV-C25। यही हाथ लगे लगे देख लेते हैं। PSLV-C11 की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इससे हमने चंद्रयान फर्स्ट को भेजा है, चंद्रयान फर्स्ट को भेजा है, जबकि चंद्रयान सेकंड को PSLV-C25 से भेजा है। यहां लिखा हुआ है PSLV-C, है ना, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C25 से प्रक्षेपित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण, अगर देखा जाए कारखाना भारत में अगर कहीं पर है पोत निर्माण में, जहां पे शिप बिल्डिंग होता है, इसका अर्थ होता है शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग जो हमको मिलेगी, ये मिलेगी अपने कोचीन में मिलती है। कोचीन पड़ता है, कहां पर मिलता है? केरल में। तो ध्यान रखना, यहां पर सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कंपनी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम देख भी चुके हैं इसको। फिर चलें आगे, हमको यहां पर मिलेगा वो प्रश्न क्या रहेगा? ये लेटेस्ट क्वेश्चन करंट जुड़ा हुआ है, खापर खेड़ा ताप विद्युत संयंत्र, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहां मिलेगा अपने को? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर के पास में खापर खेड़ा ताप विद्युत संयंत्र आपको मिल रहा है। साथ में देखो, मानसून के पहले जो हमारे इंडिया में आता है प्री मानसून साइक्लोन, क्या आता है आपका? प्री मानसून साइक्लोन। तो मानसून के पहले का चक्रवात भारत में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहां पर जो नाम आपको मिल रहा है वो है कर्नाटक की बात हो रही। कर्नाटक वेल नोन फॉर कॉफी प्रोडक्शन। तो ऐसे में कॉफी के उत्पादन के लिए जो यहां पे वर्षा होती है वो है फूलों की वर्षा, इसे कहते हैं हम लोग चेरी ब्लॉसम्स। ठीक है, चेरी ब्लॉसम मतलब फूलों वाली वर्षा कहलाती है। कॉफी रेन कहलाता है।
केरल में हम इसको बोलते हैं मैंगो रैन बोलते हैं, केरल में हम इसको बोलते हैं मैंगो रैन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे आपका असम में बोलते हैं इसको बोडो चीला बोलते हैं, बोडो चीला बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कहलाता है काल बैसाखी कहलाता है, काल बैसाखी। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहलाता है नॉर्वेस्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? नॉर्वेस्टर। तो वही कर्नाटक में हम इसको क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं। भारत में कौन सा राज्य है अन्न भंडार कहलाता है? देखो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे टॉप पे पंजाब है, इसलिए इसका आंसर चुपचाप क्या आएगा? पंजाब, क्योंकि ये दोआब की भूमि है पंजाब, इस कारण से इसका आंसर पंजाब ही होगा, क्योंकि वहां पर गेहूं होता है, धान होता है, और क्या चाहिए अपने को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित प्रश्न है, जिसमें जिक्र किया गया है काजीरंगा का। किसा किया गया है? काजीरंगा। देखो काजीरंगा जो है बेसिकली जाना जाता है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन कौन से जानवर मिलेंगे। ध्यान रखना, इसमें एक सींग वाला गेंडा तो मिलता ही है, ठीक है। ये हमारे पास जो राइनोसोरस है ये मिलेगा, साथ में बाघ भी मिलेगा, और साथ में एक लंबी लंबी घास जिसे कहते हैं हम लोग एलिफेंट ग्रास कहते हैं, तीनों चीज मिलती है। तो इसलिए तीनों आंसर आएगा यहां पे 1, 2 और 3। साड़ियों के लिए फेमस स्थान, कांचीवरम की साड़ी फेमस है, कांजीवरम कहते हैं। चंदेरी की साड़ी फेमस है, और कहां की है? मैसूर। करनाल ये डेयरी रिसर्च संस्थान है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके लिए फेमस है करनाल, इसलिए आंसर आएगा इसमें 1, 2 और 4। फिर चलें आगे, तो हम लोग चलते हैं तो कांचीपुरम, चंदेरी के बाद चले कृष्णा पेन्नार गर्त। देखो यहां पर कायदे से इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। ये तो कृष्णा पेन्नार गर्त, कृष्णा और पेन्नार नदी ईस्टर्न में जाती है। अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत इधर जाती कृष्णा और पेन्नार। तो यहीं पर अगर इसे गर्त की बात कर रहा है तो इसके बीच में कडप्पा चट्टानों का विस्तार ज्यादा है, इसका कडप्पा। तो इसका कडप्पा भी आंसर ले सकता है, जबकि इसके बीच वाले दोआब क्षेत्र में, कृष्णा पेन्नार के बीच वाले दोआब क्षेत्र में आंसर लेगा तो कडप्पा लेगा। अन्यथा अगर हम इसके गर्त की बात करेंगे, निचले स्थान की बात करेंगे, नीचे जाएंगे तो इसको थोड़ा सा विस्तार मिलता है, किसका मिलता है? विंध्याचल। बाकी इसका जो मेन आंसर है वो हो सकता है कडप्पा हो सकता है। देखते हैं बाकी मॉडल आंसर जो व्यापम रिलीज करे, इसमें थोड़ा सा विवाद रहेगा, ठीक है। फिर चलेंगे आगे, तो इसमें हिमालय का कौन सा दर्रा तीर्थयात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? भाई देखो मिंट का दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा, ये आता है उत्तराखंड में पड़ता है और इसी का उपयोग करते हैं। तो मंगसाधुरा दर्रा जो है और लिपुलेख दर्रा, ये दोनों के दोनों ये तीर्थयात्रियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब वो कहां जाते हैं? मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं। कौन सा पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलेगा? भाई देखो देवदार मिलता है, स्प्रूस मिलता है, चीड़ मिलता है, ये नहीं मिलता। कौन नहीं मिलता आपका? महोगनी। ये दक्षिण भारत के या मैदान के ठीक निचले वाले हिस्से में मिलेंगी, आपको महोगनी मिलती है। फिर चलें आगे, हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। तो वो प्रश्न आपको मिल रहा है कि भारत में 2001 के हिसाब से पूछा गया प्रश्न, थोड़ा सा टफ हो गया था प्रश्न वाला, है ना, इसलिए कह रहे हैं देखो जीएस में भी उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी जो अनप्रेडिक्टेबल है। अब 2000 बच्चे 2001 का नहीं याद कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, लॉजिक से मानना पड़ेगा कि सबसे कम प्रजनन दर पूछा है, ठीक है। सबसे कम प्रजनन दर जो है ये कहां पर है? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? देखो बच्चा पैदा करने वाली आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। और साथ में जो 23 में दर वर्तमान में इतना, ये इंपॉर्टेंट अभी आ सकता है क्वेश्चन में, कितना है जन्म दर? कितना है आपका? 2.319। और इसका कारण क्या है? महिलाओं का देर से क्या करना? विवाह करना। ये कम प्रजनन दर का कारण है। ये हमारे पास 2.319 है। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। येलो केक किसको बोलते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को बोला जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं येलो केक बोलते हैं। और इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी? हाल फिलहाल में 12वीं महारत्न कंपनी बनी है आरईसी। कौन बनी है आपका? आरईसी। और 1969 में इसकी स्थापना हुआ है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो आरईसी जो है ये 12वें नंबर का। तो अब तक हमारे इंडिया में 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं और अभी तो टोटल कितनी है? तो 13 नवरत्न कंपनी है। पहले 11 और 14 हुआ करती थी, अब इसमें से यहां चलाएगा तो 12 और कितना है आपका? 13। 12 महारत्न है और यहां पर कितनी? ये नवरत्न है। फिर देखो अभी वर्तमान में एक चीज चल रही है, उसे कहते हैं सतत विकास बोलते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम जब डेवलपमेंट को बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, विकास, बट विनाश की तर्ज पर नहीं, किसकी तर्ज पर? विनाश की तर्ज पर नहीं। जब विकास विनाश की तर्ज पर ना हो, ठीक है, तो ऐसे विकास को हम लोग क्या नाम देते हैं? सतत विकास कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य स्थापित किए हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें लक्ष्य टोटल है कितने? 17 लक्ष्यों को स्थापित किया गया है ना। वो लक्ष्य आपको नहीं याद कर रहे हैं, 17 लक्ष्य हैं, बस याद रखिएगा। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये स्थापित हुआ है 1982 में। तारीख है 12 जुलाई, ये भी स्ट्राइक मार्क कर लो। और ये नाम है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कौन समिति? शिवरमन समिति की सिफारिश पर यह किया गया। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है सामने में, जैसे नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है 12 जुलाई को, है ना। तो आप उसको याद रखिएगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। फिर चलें आगे। यहां पर तो देखो, इसमें पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है कौन सा? रबी फसल चावल होता है, हर किसी को मालूम है, ठीक है, कि रबी की जो खरीफ की प्रमुख फसल होती है चावल। तो पहला ही ऑप्शन यहां पे गलत दिख रहा है आपको, जिसमें कोई कंफ्यूजन बात था ही नहीं सवाल, कि यहां पर कि रबी फसल प्रमुखता गेहूं को माना जाता है, खरीफ में चावल आता है। तो चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब किस में आती है? खरीफ में आती हैं। जबकि गेहूं किस में आता है? रबी में आता है। जौ किस में आता है? रबी में आता है। जायद मतलब पानी वाली फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? जायद। ये क्या है? तरबूज। और यहां पर नगदी फसलों में क्या आता है? कपास है, प्याज है, गन्ना है, ये सारी फसलें इसमें आती है। चावल इसमें आंसर आएगा, जो मैच नहीं हो रहा है। किस वर्ष भारत जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मेंबर बना? देखो, इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वर्ल्ड ग्लिम्स को, कि 1945 में एक सम्मेलन होता है, उसे कहते हैं हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 1945 में एक सम्मेलन होता है, उसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन में दो संस्थाएं जन्म लेती हैं, एक संस्था कहलाती वर्ल्ड बैंक और एक संस्था है IMF। तो 1945 से भारत इसका मेंबर है, इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? 1945। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत दो बच्चों का जन्म होता है, एक वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और एक है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों संस्थान एक दूसरे की जुड़वा बहन कहलाती हैं। क्या कहलाती है? जुड़वा बहन कहलाती हैं। तो 1945 में भारत इसका क्या बन गया? मेंबर बन गया। ठीक, फिर हम देखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 49 हो गया यहां पर। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन देख लिए हम लोग, और उसके बाद चले आगे 50वां प्रश्न देखो। यहां पर हमारे इंडिया में एक राज्य है, वो है मिजोरम। देखो, मिजोरम साक्षरता में टॉप 2 में आता है। साक्षरता का परसेंट देखेंगे ना, तो साक्षरता के परसेंट में केरल का टॉप में, तो सेकंड टॉप में होता है मिजोरम। और मिजोरम का जो जिला है उसका नाम है शेरशिप। ये भारत का सबसे साक्षर जिला है, जबकि सबसे कम साक्षर जिला होता है वो है अलीराजपुर। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, ये MP में पड़ता है, तो MP में भारत का सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर है। क्या है आपका? अलीराजपुर। हालांकि अभी के हिसाब से ये शेरशिप का नाम हट गया है, एर्नाकुलम आता है, बट 2011 के हिसाब से पूछा है ना आपसे, तो 11 के हिसाब से शेरशिप की जो साक्षरता है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहां पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, तो 51 के अंतर्गत जो आप देख पा रहे हो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और मुद्रास्फीति संबंधित है। मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग को क्या होता है? लाभ होता है या हानि होता है? तो ध्यान सुनिएगा कि जब मुद्रास्फीति बढ़े तो ऐसी स्थिति में इसके दौरान जो है अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। यहां दिखाई पड़ रहा है मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग को क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा,
कि यहां पर मुद्रास्फीति के दौरान निश्चित आय वर्ग के लोग अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इस स्थिति में उन्हें क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि रकम ज्यादा हो जाती है, कमोडिटी कम मिलता है, तो ज्यादा पैसे में कम सामान, तो इसलिए उस समय उनको क्या होती है, हानि होती है। फिर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योजना अवकाश की बात करते हैं, तो ये योजना अवकाश जो है 1966 से लेके 1969 में चलाया गया था, 1966 से लेके 1969 में, और इसके दो कारण थे। एक तो पहला भारत और चीन का युद्ध, और दूसरा था भारत और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से हमने अपनी प्लानिंग्स को, हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको हमने थोड़े समय के लिए एकल वर्षीय योजना में हमने ब्रेक डाउन कर दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं। फिर चलें, क्वेश्चन नंबर अगला हमको मिलेगा 53। यहां पर निम्न में से कौन सा कारक भारत में महिला जनसंख्या की कमी का कारक है? देखो इसमें ये प्रैक्टिकल सा प्रश्न है। जो सामाजिक कारक है वो ही है जो कि हमारे भारत में महिलाओं की साक्षरता के कम होने कारण है। जो पुरुष सत्तात्मक समाज का होना भी, समाज में चूंकि हमारा इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पुरुष सत्तात्मक है, इस कारण से हम कह सकते हैं जो सोशल फैक्टर है वो जनसंख्या की दर की कमी का कारण है महिलाओं की। वस्तुओं के निर्यात और आयात के लिए जो संतुलन होता है उसे कहते हैं हम लोग व्यापार संतुलन बोलते हैं। इसका आंसर होगा डी, इसका सी। फिर 55 नंबर का प्रश्न देखिए, तो 55 नंबर के प्रश्न में अगर आप ध्यान देंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना में किस नाम से इसको चलाया गया, तो इसका नाम है यहां पर, वो कहलाता है आपका हेराल्ड होमर, है ना, क्या कहलाएगा वो, हेराल्ड होमर मॉडल कहलाता है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली है, जो कि हेराल्ड होमर फॉर्मूले पर आधारित थी। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के नाम से चलाई गई, ठीक है, इनके नाम चल रही है। तीसरा देखते हैं, संविधान के प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं, वो प्रश्न है महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ध्यान सुनिएगा कि इसमें आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन आते रहता है इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी बात होती है महाभियोग की, तो आप महाभियोग के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है ये या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाई जाएगी, और जिस भी सदन में लाई जाती है उस सदन के लगभग 1/4 मेंबर्स का हस्ताक्षर चाहिए होता है। फिर वो सूचना मिलती है 14 दिन के पहले, और फिर जाता है सदन में उसे 2/3 सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से हम उसको पारित कराना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तभी महाभियोग पारित माना जाता है। महाभियोग अपने आप एक संकल्प है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, वो है संविधान से अगेन। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि किस विषय में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है, कहां राज्यसभा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो देखिए पहला कंडीशन यहां दिख रहा है, भूमिका नहीं होती, पूछ रहा है आपसे। तो इसमें राज्यसभा की भूमिका जहां नहीं होगी, पहला है बाहरी आपातकाल को जारी रखने के लिए, अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अनुमोदन चाहिए होता है, कि लोकसभा भी अनुमोदन करे और राज्यसभा भी अनुमोदन करे। तो यहां पर ध्यान रखना कि संसद, राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है, बट यहां पर होती है। यहां पर क्या है, होती है, अनुमोदन के बिना हो ही नहीं सकता। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए भूमिका यहां पर होती है, क्योंकि राज्यसभा के पदाधिकारी हैं, होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए नहीं होती यहां पर, ठीक है। और जबकि यहां पर बाहरी आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने के लिए यहां पर भी नहीं होती, इसलिए यहां पर ऑप्शन तीसरा और चौथा, ठीक है, ये डी आंसर होगा। क्लियर है? तो यहां 57 का डी अपने को आंसर मिल गया। फिर चलते हैं 58 में चलेंगे। 58 में लिखा है गिलोटिन के बारे में। देखो गिलोटिन जो है ये विधेयक संबंधित व्यवस्था है। गिलोटिन एक शस्त्र को माना जाता है जो फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया गया था। जब भी किसी विधेयक पर चर्चा होती है, क्योंकि चर्चा के बिना कोई विधेयक पारित तो होता नहीं है, पहले चर्चा होगी, उससे मतदान होगा। मान लो कोई विधेयक जिस पर इतने भाग में चर्चा हुई और इतने भाग में चर्चा नहीं हुई, उसे हमने सीधे पारित कर दिया, तो ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में लाते हैं, उसे कहते हैं गिलोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिलोटिन। ये केवल और केवल बजट प्रक्रिया के दौरान लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आंसर आएगा लोकसभा। फिर चले आगे, हमारे पास उत्प्रेषण, ये रिट है और रिट ये न्यायिक रिट है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध में जारी करते हैं। इसका अर्थ होता है कृपया, पूर्णतः, सूचित करें। जबकि परमादेश, जिसे कहते हैं परमादेश कहते हैं, जो कहलाता है मेंडामास, तो वो मेंडामास जो है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हमें शरीर चाहिए। ये होता है आपका हैबियस कॉर्पस, जैसे कहते हैं हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और कानून का समान संरक्षण तो खैर मान लो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल अवधारणा है। अगला प्रश्न चलते हैं यहां पर, जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 में चलिए हम लोग देखते हैं किस संविधान संशोधन से प्रिवी पर्स को भारतीय राज्यों के शासकों को अस्वीकृत मान्यता को जब्त कर दिया गया और यहां पर प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया। तो इस व्यवस्था से याद रखिएगा 26वां संविधान संशोधन 1971 से ये राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त कर लिया गया है ना, और साथ में ये प्रिवी काउंसिल, प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो देखो वित्त मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देंगे। तो देखो यहां पे ऑप्शन सी दिखाई पड़ रहा है कि जब भी बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए बिना ही उजागर हो जाए तो ऐसे में ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, जब आप विहिता की बात करते हैं तो ऐसे में वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर चलेंगे निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हम पद से हटा सकते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहां पर वही है कि जब मान लो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रेकमेंड करें, उसी आधार पर जो है उसको पद से हटा देंगे। N63 क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी के पास क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर आपको कायदे से किताबों में केवल यही लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और बाकी ये शर्तों में आता है। बाकी ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, आपकी योग्यताएं होती हैं। क्या होती है आपका योग्यता। फिर चले अगला क्वेश्चन 64, ठीक है। तो फिर 64 की बात करें, 64 क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगर राज्य विधान परिषद को पद से हटाना हो तो इस राज्य विधान परिषद के पद से हटाने के लिए, ठीक, जो आप देख पा रहे हो यहां पे क्वेश्चन देखो पहले, ठीक, राज्य विधान परिषद के जो उपसभापति को पद से हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रभावी बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रभावी बहुमत। और ये प्रभावी बहुमत होता क्या है, ये होता है सदन में तात्कालिक कुल मेंबर हैं उनके बहुमत से ये पारित होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे आंसर 64 का डी आना चाहिए। क्या है यहां पर 64 का डी आंसर आएगा, है ना। तो यहां पर वही तात्कालिक मेंबर का मतलब वही होता है, ठीक है, कि कितने मेंबर यहां पर हैं, तो उसके हिसाब से ये प्रभावी बहुमत को याद रखना है कि सदन के तात्कालिक कुल मेंबर का बहुमत ही कहलाता है प्रभावी बहुमत। देखो साधारण बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है, फिर प्रभावी बहुमत होता है, ये सब लगभग 50% + 1 वाले बहुमत ही हैं। इसलिए आपको याद रखना है जब भी राज्यसभा से किसी पदाधिकारी को पदच्युत करने की बात होगी तो वहां पर साधारण बहुमत ही काम करेगा, प्रभावी बहुमत ही काम करेगा। संविधान के अनुच्छेदों को प्रवृत्त करने की तिथि के संदर्भ में क्या सुमेलित है, तो याद रखिएगा कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन कौन से आर्टिकल इन्फोर्स थे, प्रभावी थे, तो आर्टिकल 60 था, 366 था और 324। तो केवल 1, 2 और क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल हमारे पास प्रभावी हुए। आर्टिकल 368 को बाद में शामिल किया गया। फिर चलते हैं यहां पर, तो ये कुछ व्याख्या दी गई। देखो 26 नवंबर 1949 को केवल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, जिनमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 निर्वाचन आयोग, 366, 67, 69, 80, 88, 91, 92। तो इसको याद कर लीजिएगा, अगली बार क्वेश्चन फिर से बनेगा। ये थोड़ा सा डिफाइन नहीं हो पाया था, है ना। तो इसको समझना ये है, प्रभावी मतलब जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसके समय से प्रभावी पूछा जा रहा है आपसे। देखो इसमें अध्याय की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहां पर
केवल एक सही है कि संविधान में केवल 22 भाग ही हैं। मूल भाग की संख्या कितनी है? 22, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो हमारे पास केवल आएगा एक सही है। फिर चलें आगे। यहां पर जो अगला क्वेश्चन मिलेगा 67, वो प्रश्न क्या है देखो। जो 67 में दादरा और चरकुला नृत्य, ये उत्तर प्रदेश में की जाती है, वहां का एक तरह से लोक नाच है, ठीक। तो यहां पर हमको मिल गया उत्तर प्रदेश। 1914 के शिमला कन्वेंशन के अनुसार भारत चीन को अलग करने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन। क्या बोलेंगे उसको? मैकमोहन। जबकि ड्यूरन जो है भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में 1893 में, रेड क्लिफ 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसमें? मैकमोहन आएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा ये पुरस्कार सबसे पहले जिनको दिया गया था उनका नाम है देविका रानी। क्या नाम उनका? देविका रानी। और ये पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था, ठीक है। सिनेमा जगत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है कौन सा? दादा साहब फाल्के। फिर चलेंगे हम लोग यहां पर आगे। तो ये मिल रहा है अपने को फीफा वर्ल्ड कप, बहुत चर्चित जो स्पोर्ट्स हमारा फीफा। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 के जो विजेता है उसका नाम है अर्जेंटीना, जो तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और अर्जेंटीना के जो प्लेयर है उनका नाम है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो है ये इनको मिला है गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को। याद रखिएगा तीसरी बार जीता है। कौन जीता है आपका? फीफा वर्ल्ड कप, जो कहां हुआ है? कतर में हुआ है। कहां पर हुआ ये? कतर, दोहा, ठीक। चर्चा में काफी था। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोसिस जीवाणु कहां पाए जाते हैं? तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो ये मिट्टी में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे और जानवरों की आंतों में भी पाए जाते हैं। ये 71 प्रश्न हो गया। तीनों आंसर आएगा यहां पर, 1, 2 और 3, ठीक। तीनों आंसर हमको मिलेंगे यहां पर, तीनों पाए जाते हैं हमारे लिए। अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा यहां पर, वो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन जैसा ही हो गया। मान लीजिए न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उनका नाम है एनी बेसेंट, ठीक है। क्या नाम उनका? एनी बेसेंट। इसकी व्याख्या पहले कर दी गई है। फिर चले अगला क्वेश्चन। तो देखिए कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, उसे बोलते हैं हम लोग बायोस। तो बायोस के बारे में क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए इसमें बायोस का पूर्ण रूप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। ये होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम के अंदर स्थित होता है और रोम मदरबोर्ड में स्थापित होता है, ठीक। यह कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने पर सबसे पहले प्रारंभ होने वाला प्रोग्राम है, अर्थात यह कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में भाग लेता है, ठीक है। और लास्ट में जो एल्जेब्रिक कांस्टेंट है उससे संबंधित कार्यों का संपादन ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, के द्वारा संपन्न कराया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहां पर, या क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर बनेगा वो 73 का आंसर है C। क्या आंसर है यहां पर? इसका आंसर है C, मतलब केवल तीसरा बस सही है, ये पूछ रहा है। सही नहीं है तो तीसरा बस सही नहीं है। अंकगणितीय व्यंजक के लिए संबंधित ऐसा सही नहीं है, बाकी सारे कथन इसमें सही मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक का है। तो विश्व बैंक जो है यहां पर इसका नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय को नामांकित किया है? तो बताएंगे उसका नाम है अजय बंगा। क्या नाम इनका? अजय बंगा। तो यहां पर ये इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन मूल के हैं, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के हैं। जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व इनके हाथों में सौंपा है, इनको नॉमिनेट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है कहां से लिया गया है पूछा जाए तो याद रखिएगा ये लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से? देखो उपनिषद की संख्या 108 है, तो उसमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। तो इस उपनिषद में याद रखना है अपने को, सत्यमेव जयते यहां से उद्धृत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
अर्थात होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मॉडल संगीत LM बनाया गया है जो पाठ से मिनट लंबे संगीत टुकड़े उत्पन्न कर सकता है, ये गूगल है। कौन है ये? गूगल। तो गूगल ने ऐसा एक नया इजाद किया है, AI पर आधारित है। फिर चलते अगला क्वेश्चन मिलेगा। सत्तरवां प्रश्न आपको दिख रहा है यहां पर। तो निम्न में से भारत के किस राज्य या यूटी में खीर मिला भवानी? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। कहां है आपका? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हुआ मेला खीर भवानी जो है यहां पर, ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन सीजी से आता है। ठीक है, कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती, सही कथन है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति निवास करती, सही है। कुरुख उरांव की भाषा है, ये भी सही है। धनका उरांव जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, ये हुआ। तो यहां सारे कथन इसमें आपको सही मिलेंगे, उपरोक्त सभी क्या इसमें सही है। ठीक है, सीजी वाला क्वेश्चन हुआ। फिर देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न सीजी का ही है। तो इनके स्थापना क्रम व्यवस्थित करना है, तो भाई आपको मालूम होना चाहिए। 1965 में बाल्को, 1966 में वैगन्स रिपेयर शॉप, जूट मिल 1935 और भिलाई स्टील प्लांट 1955। तो इसके आधार पर क्रम व्यवस्थित करेंगे। तो सही क्रम बताना है अपने को। सबसे पहले आपका 35 आएगा, मतलब तीसरा ये, फिर आएगा 1955 ये चौथा, फिर आएगा हमारे पास 1965 पहला, दूसरा, मतलब आंसर क्या होगा इसमें? सी होगा। पपची या पपच मीठा स्वाद होता है, पपची है छत्तीसगढ़िया व्यंजन है, तो आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। तो असत्य कथन छांटना है, छत्तीसगढ़ संबंधित है थोड़ा सा भूगोल से। तो देखो इसमें महानदी का जो कछारी भाग है, वो कछारी भाग उच्च स्थल वाला भाग है। कछार मतलब महानदी का जो कछार है ना, बीच वाला भाग, उसे कहते हैं कछारी भाग। तो कछारी भाग कैसा भाग है? तो ये निम्न भाग है, उच्च भाग है। तो भाई देखो ये बीच का भाग है, तो ये धंसा हुआ भाग है। तो यहां पर ये जो ऑप्शन है, उच्च नहीं निम्न भाग होगा, निम्न भाग स्थल वाला होगा पहला चीज। तो ये असत्य बोल रहा है, तो ये असत्य है। ठीक है, रॉन्ग है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा, ये सही बात है। बस्तर के पठार निर्माण ग्रेनाइट से, ये भी सही हुआ है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ लगभग आधे भाग में बिल्कुल 50% के आसपास, 50 से 55% के आसपास जो है इसका मिलेगा कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में भूगर्भ निर्माण में। केवल आपको याद रखना है ये गलत है, इसका बीच भाग उच्च भाग का एग्जाम्पल नहीं है, ये निम्न भाग का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, मेरी पीडीएस मेरी मर्जी 2012 में रमन सिंह के काल में चालू की गई थी। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, मिट्टी संबंधित है। जैसे यहां देखेंगे तो हमारे राज्य में जो मृदा है उसमें जो मिट्टी आपको मिलेगी, जैसे लाल पीली मिट्टी मिल रही है, तो लाल पीली मिट्टी में होता है चावल धान, बलुई में होता है मोटा अनाज, मतलब यहां पे क्या है ज्वार बाजरा। काली मिट्टी में जो हमको मिलेगा गेहूं या गन्ना व्यवसायिक फसलें हैं, और लेटराइट में क्या मिलेगा चाय और बागानी। हिसाब से आप मिला सकते हो। 4 3 2 1 इसका आंसर होगा। फिर चलेंगे आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन विचार करने वाला है। तो देखो भूगोल संबंधित प्रश्न पूछे ही गए बहुत सारे। तो देखिए यहां पर विचार कीजिए कि सही कथन का चयन करना है अपने को, विच वन इज करेक्ट। तो महानदी का उद्गम भातरीगढ़ की पहाड़ी से नहीं हुआ है, यह होता है सिहावा के पास में फरसिया गांव से। सियावा के फरसिया गांव से ये आपको मिलेगा उद्गम। मान नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, मैनपाट पड़ता है सरगुजा में पड़ता है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है, जबकि यहां पर संजय गांधी है। क्या यहां पर संजय गांधी? तो ये कथन गलत है, ये कथन सही है, ये कथन गलत है और ये कथन सही है। ये पहली परियोजना है 1910-1913 के आसपास बनाई गई, तांदुला बालोद जिले में है। तो इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से, हालांकि इसमें विकल्प में नहीं दिया है, तो ये हो सकता है विलोपित हो जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको उचित विकल्प नहीं दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन 85। ये भी टिपिकल जियोग्राफी वाला क्वेश्चन है। जैसे यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है, यह पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है।
अब छोटा नागपुर मतलब झारखंड है, तो छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग, इधर हमको मिलेगा पश्चिमी भाग। अगर मैप पे देखना चाहोगे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के इधर यहां पड़ेगा झारखंड, और झारखंड में क्या मिलता है आपको, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है। इसका पश्चिमी भाग ये है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है। ये कथन सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तरी भाग में बघेलखंड का पठार, ये भाग पूरा हमारे पास है, ये बघेलखंड का पठार, इसका पूर्वी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में है। ये भी कथन सही है। केसकाल घाटी बस्तर पठार के पूर्वी सीमा में, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में सतपुड़ा का पार्ट कहलाता है मैकल। क्या कहलाता है ये, मैकल। ठीक है, ये हुआ हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास कथन ये गलत होगा, बाकी तीनों करेक्ट है, मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर चले हम लोग आगे, तो अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाओ में रचना संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहला नाम है, फेमस नाम है सुंदरलाल शर्मा, जिनके नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। तो सुंदरलाल शर्मा की बात कर रहे हैं, तो ये इनका दान लीला करेक्ट। श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भरलाई 2। ठीक है, नारायण लाल परमार सुरता के चंदन, ये गलत है, ये हरि ठाकुर का है। ठीक है, ये सुरता के चंदन किनका है, हरि ठाकुर का है, यहां लिखा हुआ है व्याख्या में। और दानेश्वर शर्मा दान करते हैं, किसका करते हैं, बेटी दो बेटी की विदा, ऐसे याद रखना है। तो इसका आंसर सी सुमेलित नहीं है। फिर चले हमारे बारे में बात करेंगे, राज्य की जो मेडिसिन है, गॉड ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं बैगा ट्राइब्स। तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की कहां निवास करती है, तो बताएंगे उनको कि मैकल रेंज, अभी बता रहा था मैं आपको, मैकल रानगांव में पड़ता है, बिलासपुर, कवर्धा, नांदगांव, मुंगेली, ये छत्तीसगढ़ का ये वाला भाग, इस पूरे भाग में आपको मिलेंगे। कौन मिलेंगे, तो आपको यही बैगा जनजाति, जिन्हें कहते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमको मिल रहा है यहां पर कि छत्तीसगढ़ के जो रियासत है, जो हमारे पास राज्य में 14 देशी रियासत थी, जिनमें सबसे बड़ी देशी रियासत थी बस्तर, तो उन रियासतों को भारत संघ में शामिल कब किया गया है, अगर ये पूछे तो बताएंगे उनका रियासत का विलय भारत संघ में हुआ है 1948 में। कब हुआ, 1948। तो 1948 में भारत में इन रियासतों का, छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हुआ है 1 जनवरी 1948। कब हुआ है, 1 जनवरी 1948। कईयों बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये हुआ 1948। कंडेल नहर सत्याग्रह देखते हैं अगला क्वेश्चन 89। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे सुंदरलाल शर्मा। स्वराज दल की बात करते हैं तो यहां पर राघवेंद्र राव। पहला छात्र नांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। व्यक्तिगत सत्र 1940। तो याद रखना ये पंडित रविशंकर शुक्ल। तो मैच दी फॉलोइंग में 4, 3, 2, 1 मिलेगा अपने को, पहले का 4, फिर 3, फिर 2 और 1, ये मिल गया अपने को। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, वो है बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य। ये पड़ता है कर्नाटक में। ये कहां पड़ेगा अपने को, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 17 जनवरी 2023 को 2 साल की अवधि के लिए नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये आपका होगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो याद रखिएगा, हालांकि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, ठीक है, और ये है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये नाम आता है पंकज कुमार सिंह, ठीक है, जिनको 2023 में 17 जनवरी को 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, ये हुआ। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा 92, 92 नंबर का प्रश्न है, संकेत वाले प्रश्न है, ट्रैफिक वाले। तो इसमें याद रखिएगा, 2 ट्रैफिक में आपका ये आएगा ट्रायंगल वाला, जहां पर दिबांग वन्यजीव अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे प्रश्न में आते हैं। यहां पर इसका संकेत है गोल चौराहा। ठीक, किसी व्यक्ति को मानवाधिकार जन्म से मिलते हैं। मानव के अधिकार को हम कहते हैं, मानवों को प्राप्त जन्म से प्राकृतिक अधिकार बोला जाता है। मानवाधिकार कहलाता है प्राकृतिक अधिकार। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक अधिकार, जो कि इनको जन्म से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में पारित हुआ है 12 अक्टूबर को। ठीक, 96 क्वेश्चन यहां पर हुए। 4 प्रश्न और देखते हैं।
तो यहां देखिएगा, एक परियोजना है जिसको 2010 में प्रारंभ किया गया था, बहुत पुराना प्रश्न है, तो थोड़ा रिकॉल करना आपको मैंने मुश्किल पड़ रहा है, बट ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना, चर्चित प्रश्न है, तो आप इसमें आप बिल्कुल शॉक नहीं होंगे। तो यहां क्वेश्चन नंबर 97 दिखाई पड़ रहा है आपको कि सौर भारत सरकार के द्वारा पर्यावरणीय ऊर्जा योजना के तहत NMSHE, तो ये आपका हिमालय से संबंधित है। NMSHE नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इसे 2010 में प्रारंभ किया गया है और 2014 में इसको अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, हिमालय परिस्थिति को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था राष्ट्रीय मिशन है। फिर 98 क्वेश्चन जो है हमको मिल रहा है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा इश्यूज है इसके। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मात्रात्मक या भाषाई तौर पर डिफर कर सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या बढ़ रहा है, तो जैसे GHG बढ़ रही है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है, तो ये मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता में वृद्धि होना, और इसकी वृद्धि से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो ड्राई हो रहा है। बट ध्यान रखेंगे, अगर इसके सेंटेंस पे जाएंगे तो इसका आंसर ये ले सकता है, परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस की किसमें हो रही है, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और इसके परिवर्तन से ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, तो पिघल रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय ये पड़ेगा नई दिल्ली में, अभी देख रहे थे। और लास्ट प्रश्न ये है, थोड़ा पुराना करंट अफेयर हो गया है। दिसंबर 2021 में SSB के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के लिए चुना गया है संजय अरोड़ा को। किनको चुना गया है, संजय अरोड़ा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास सारे प्रश्नों का व्याख्या। एक बार जरूर समझो इसको आप, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।